2011 की बात है। जे को म्यूजिक छोड़े हुए 8 साल हो चुके थे। स्टेज पर तो वो अब भी नजर आते थे, लेकिन अब वो गानों के बजाय लोगों को नाते और साहबाए कराम के किस्से सुनाते, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते। टोरंटो के इस इवेंट में भी उन्हें इसीलिए बुलाया गया था, लेकिन फिर प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही बारिश शुरू हो गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। मेरा दिल कर रहा है ये सारी बारिश मुझ पर गिरे आकर। लेकिन फिर जुनेद ने माइक पर एक ऐसी धुन छेड़ी कि सब लोग बारिश को भूलकर वापस स्टेज के गिर्द जमा होने लगे। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। वैसे तो मुल्कों का एक ही कौमी तराना होता है, लेकिन पाकिस्तान जरा डिफरेंट मुल्क है, इसलिए हमारे तराने भी दो हैं, एक सरकारी और एक दिल दिल पाकिस्तान। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कौमी तराना किसने बनाया सबको पता है, लेकिन दिल दिल पाकिस्तान सबसे पहले किसके दिल में धड़का ये बहुत कम लोग जानते हैं। किसने गाया? जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद ने गाया। जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद ने गाया है। जुनैद जमशेद ने गाया तो जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद ने। जुनैद जमशेद। लिखा किसने? लिखा आई डोंट नो। नहीं, ये नहीं पता इसका। ये भी नहीं पता। ये नहीं पता। ये नहीं पता। इसका आइडिया नहीं। ये नहीं पता मुझे पता नहीं है। नहीं यार, नहीं, ये भी नहीं पता। ये मुझे मालूम नहीं। पाकिस्तान का एक मिजाज है, शख्सियत परस्ती का मिजाज। यहाँ नाम काम से बड़ा होता है, इसीलिए बड़े बड़े ओहदों पर बैठे ताकतवर लोग भी काम से ज्यादा कंपनी की मशहूरी पर तवज्जो देते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अजीब इंसान की कहानी सुनाएंगे जिसने जिंदगी भर सिर्फ काम किया, और काम भी ऐसा जैसा किसी और ने नहीं किया। लेकिन इसका नाम कोई नहीं जानता। नाम तो छोड़े, इसकी शक्ल तक कोई नहीं पहचानता। इसने साबित किया है कि मशहूर होना और बड़ा आदमी होना अलग अलग चीजें होती हैं। इसने समझाया कि आपके लिए गुमनामी बुरी चीज होगी, मगर मेरे लिए ये गुमनामी आज़ादी है, काम करने की आज़ादी, इश्क करने की आज़ादी, बल्कि यूं कहें काम से इश्क करने की आज़ादी। लेकिन रफ्तार का एक प्रॉब्लम है, वी आर मूवमेंट फॉर सोशल चेंज, और सोशल चेंज रोल मॉडल्स के बगैर नहीं आता। लोग देखते हैं तो करते हैं। रफ्तार ने उमर शरीफ से लेकर जॉन एलिया जैसी शख्सियात तक, तारीखी वाक़यात से लेकर कौमी सानेहात तक, कामयाब और नाकाम सियासी तहरीकों से इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों तक, रफ्तार ने दबाव और मुश्किलात के बावजूद अनटोल्ड सच्चाइयों और कहानियों को नाजरीन तक पहुंचाया है। शुएब मंसूर की कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए रफ्तार ने अपना पार्टनर बनाया है फार्म ईवो के ईवो चेक प्रीमियम लिंक CGM को। आम लोगों की अक्सरियत अपने जिस्म के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस से अनजान रहकर जिंदगी गुजारती है, और जब इस अनजान प्रोसेस के नताइज दस्तक देते हैं तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। ईवो चेक प्रीमियम लिंक CGM आपको रियल टाइम में दिखाता है कि खाना, नींद और स्ट्रेस आपके जिस्म में कितनी शुगर स्पाइक देता है, जो डायबिटीज की वजह बन सकता है। एक सेहतमंद और डायबिटिक फ्री जिंदगी के लिए रफ्तार और फार्मीवो की कोशिश है कि शुगर को होने से पहले ही रोका जाए। अभी myfarmivo.pk पर जाएं और अपना ईवो चेक प्रीमियम लिंक CGM ऑर्डर करें, प्रोमो कोड रफ्तार 5 लगाएं एंड गेट 5% डिस्काउंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हमारे आज के किरदार को आपने देखा तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में सुना जरूर है। जे के नगमों में, 50-50 के लतीफों में, अल्फा ब्रावो चार्ली के डायलॉग्स में, और फिल्म बोल की चीखों में। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग मेकर द शुएब मंसूर से। सन 1951 में लाहौर में पैदा होने वाले शुएब मंसूर घर में
सबसे छोटे थे, इसीलिए सबके लाडले भी थे। अभी वो लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में पढ़ ही रहे थे कि किस्मत इन्हें रेडियो पाकिस्तान लाहौर के दरवाजे तक ले आई और फिर वक्त इन्हें रेडियो पाकिस्तान से पीटीवी एकेडमी और फिर वहां से कराची ले आया। खैर, शोएब मंसूर पीटीवी की जिस इब्तदाई टीम का हिस्सा बने, इसे फादर ऑफ पीटीवी इन पाकिस्तान असलम अजहर ने क्रीम ऑफ द नेशन करार दिया। इस इब्तदाई दौर की कहानी हम आपको ज़िया मोहिउद्दीन की डॉक्यूमेंट्री में सुना चुके हैं। क्या दौर था, क्या जमाना था। नौजवानों को मौके मिल रहे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, लोग लंदन से लगी लगाई नौकरियां छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे। पीटीवी टैलेंट का हॉटस्पॉट बना हुआ था। लेकिन शोएब मंसूर का एक प्रॉब्लम था, वो एक शदीद इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे, खामोश मिजाज, सबसे अलग थलग रहने वाला। इनकी इसी संजीदगी की वजह से पीटीवी कराची सेंटर में इन्हें दुखिया कहकर बुलाया जाता था। एक दिन बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर ने इन्हें अपने पास बुलाया और एक अजीब सा सवाल किया, बेटा क्या आपके पास शेरवानी है? जवाब मिला, जी है, मगर क्यों? इस पर इन साहब ने कहा था, कल ड्रामे में रुखसती के एक सीन की रिकॉर्डिंग है, तुम शेरवानी पहन कर आना, इस मंजर में तुम्हारे खड़े रहने से जान आ जाएगी। खैर, शोएब मंसूर की जुबान तो खामोश थी, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता था। वो हर वक्त किसी नए ख्याल, नए तजुर्बे या नई तख्लीक के बारे में सोचते रहते। अभी कलर टेलीविजन की आजमाइशी नशियात ही जारी थी कि शोएब मंसूर ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट कर डाला। बंदर रोड से किमाड़ी और दश्ते तन्हाई की धुन बनाने वाले मेहदी जहीर की मदद से एक अरबी नात पेश की, जिसे अदाकार सऊद कासमी की बड़ी बहन जहरा नूरानी ने पढ़ा। ये पीटीवी पर अरबी नातों के सिलसिले की पहली पेशकश थी, यानी पहला अनोखा तजुर्बा। यही वो जमाना भी था जब पीटीवी पर कलर ट्रांसमिशन का भी आगाज हुआ। मगर कलर टीवी अकेला नहीं आया, अपने साथ वीसीआर भी ले आया और वीसीआर अपने साथ इंडियन फिल्में और गाने भी ले आया। जब सड़कों पर लता, रफ़ी, किशोर की आवाजें गूंजने लगी तो पीटीवी के ऐवानों में खतरे की घंटियां बजने लगी। ये पहला मौका था जब पीटीवी को किसी भी किस्म के कंपटीशन का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि रंग आने तक पीटीवी के बेशतर प्रोड्यूसर्स को जंग लग चुका था। सरकारी नौकरी के मजे और शोहरत काम के पैशन पर हावी आ चुकी थी और फिर इस दर्द की दवा इसी दुखिया ने फराम की, जिसे इसके सीनियर्स अब तक सीरियस नहीं ले रहे थे। शोएब मंसूर ने उन पाकिस्तानी गानों को एक नए अंदाज में इन करने की ठानी जो मार्केट से आउट हो चुके थे। मगर सवाल ये था कि ये रीपैकेजिंग कैसे की जाए। बैरून मुल्क से आने वाले मैगजीन्स खंगाले गए, दूसरी जबानों के गाने सुने गए, गैर मुल्की म्यूजिक प्रोग्राम्स की टेप्स बार बार देखी गई और सिर्फ नकल नहीं बल्कि इनकी रूह को समझा गया। और फिर यहाँ शोएब मंसूर की टेक्नीशियन से दोस्ती काम आई और तकरीबन 50 बरस पहले ही पीटीवी पर वो तजुर्बा हुआ जो अपने वक्त से बहुत आगे का था। जी हाँ, शोएब मंसूर ने 1976 में वो टेक्नोलॉजी यूज की जो आज तक एवाटार, सुपरमैन, मार्वल और लाइफ ऑफ पाई जैसी मूवीज में इस्तेमाल होती है। शोएब मंसूर पीटीवी पर ग्रीन स्क्रीन ले आए। लेकिन झरने की सिर्फ प्रोडक्शन ही वर्ल्ड क्लास नहीं थी। शोएब मंसूर, मौसीकार नियाज अहमद और शायर मोहम्मद नासिर के तिकोन ने पाकिस्तान में मौसीकी का चेहरा ही बदल दिया। इस शो से खालिद वहीद, नाज़नीन वाहिदी, अमजद हुसैन, फातिमा जाफरी, बिल्किस खानम और निगत अकबर मुतारिफ हुए। इन जवां साल आवाज़ों ने नई नस्ल को वही दिया जो उसे चाहिए था, थोड़ा सा गाना और बहुत सारा थिरकना। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, शाम से पहले आना, मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो, एक नई जिंदगी में ढलना चाहता हूँ। लेकिन अभी झरने ने रंग बिखेरने शुरू ही किए थे कि पाकिस्तान पर अंधेरे छा गए। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। पहले कुछ सालों में जब तक अफगान जंग शुरू नहीं हुई थी, ज़िया साहब को भी इस्लाम की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए झरने भी चलता रहा। लेकिन फिर बिलाखिर लेट 70s में ये शो बंद कर दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, खुदा एक शो बंद करता है तो कई और शो शुरू कर देता है, और वो शो था 50-50, जिसमें पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के दो लेजेंड्स और जीनियस शोएब मंसूर और अनवर मकसूद यकजा हो गए। और शायद ज़िया दौर की सख्त तरीन अंधेरों को मिटाने के लिए ऐसी ही पावरफुल पार्टनरशिप की जरूरत भी थी।
शो का नाम ही इसका फॉर्मेट भी था, 50% गाने और 50% कॉमेडी खाके, और खाके भी अलग अलग। कहीं दो बाबू बैठे कुछ का कुछ कहे जाते, कहीं मानी खैस कव्वाली होती, कहीं दादाजी अपनी पोती को यहाँ से हुआ समझाते, तो कहीं अजीब सा इंटरव्यू चल रहा होता। इस प्रोग्राम के खाके आज भी देखें तो लगता है कुछ ज्यादा नहीं बदला, मगर जल्द ही इस शो के कुछ स्किट्स जिया साहब तक पहुंच गए और उन्होंने अनवर मकसूद के फितना अंगेज स्क्रिप्ट्स को पीटीवी पर बैन कर दिया। वैसे तो अनवर साहब को बैन होने का काफी शौक है, सुना है पिछले दिनों भी इन पर कोई बैन लग गया था, लेकिन अब ऐसा जुमला, आज हम खबरनामा बंस रोड से शुरू करते हैं, आप रोज सदर से शुरू करती हैं, मैंने मना किया, कौन बर्दाश्त करेगा। अनवर मकसूद के जाने के बाद समझा जा रहा था कि शोएब मंसूर सुधर जाएंगे, मगर वो बाज आने वालों में कहां थे। उस वक्त पीआईए की खराब सर्विस के नए नए चर्चे हो रहे थे, आजकल तो खैर मामूल है। शोएब मंसूर इसे शो में ये न्यूज पीस को ऐसे खाके की तरह पेश करते कि शर्म के बजाय हंसी आ जाती, चाहे जहाज में चूहे पकड़ने का अमल हो या बैरून मुल्क से आने वाले शख्स का सारा सामान जब्त करना। आप इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं, आप बड़े अकड़ भी रहे। एक सूटकेस है और सामान ज्यादा है। कस्टम अफसरान की ऐसी शामत ली कि बेचारों ने हथियार डाल दिए। एक टीवी प्रोग्राम में इस्माइल तारा ने बताया था कि इन्हें एक दफा बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ये रुकावट एक कस्टम अफसर की वजह से थी। इनकी शिकायत ये थी कि 50-50 की वजह से इनके रिश्ते आने बंद हो गए हैं। पीटीसीएल की फोन लाइन देने के अमल को ऐसे पेश किया जैसे दादा फोन की दरखास्त देके गए थे जो पोते ने वसूल की। डॉक्टर्स और अस्पताल वाले तो बेमौत ही मारे गए। खैर, कमान से निकला तीर और 50-50 में बनाया गया खाका कहाँ वापस आता है। वारिस ड्रामे का खबरनामे के बाद का थप्पड़ हो, टीवी सेंटर की वाहिद शेरवानी हो, तवे पर वन वे टिकट की धुन पर मांझा हो या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की टांग खींचना, शोएब मंसूर ने ऐसा मजाक बनाया कि जरबुल मिसल बन गई। मगर एक काम अच्छा किया, पुराने गानों की पैरोडी करके इन्हें ऐसा बना दिया जाता कि नए बोल ही याद रह जाते। अगर आप किसी से कहें मेरा निशाना भाई साहब देखे जमाना भाई साहब, असल में 50 की दिहाई की फिल्म सरफरोश का मेरा निशाना देखे जमाना है, तो वो बड़ी मुश्किल से मानेगा। आज भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर गाया जाता है, पेट्रोलियम के दाम सोने के दाम साथ साथ होंगे भैया। मेरा नाम तेरा नाम साथ साथ होगा सैया। या फिर महंगी दवाई खरीद कर यही आवाज आती है, दिल देता है रो रो दुहाई, अल्लाह कोई बीमार ना पड़े। दिल देता है रो रो दुहाई। सरकारी इदारों पर फिक्रे कसने और मजाक उड़ाने की पादाश में शोएब मंसूर पर कई बार पाबंदियां भी लगती रहीं, लेकिन वो रुके नहीं और फिर 1983 में एक ऐसा प्रोग्राम प्रोड्यूस कर दिया जिसके क्लिप्स आज तक वायरल होते रहते हैं। एंड गेस व्हाट, इस प्रोग्राम में भी अनवर मकसूद और शोएब मंसूर ने एक साथ काम किया। सिचुएशन कुछ यूं थी कि 1974 से 83 तक फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकारों की अमवात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि महसूस होने लगा जैसे 50 की दिहाई में शोहरत पाने वाली नस्ल तेजी से रुखसत हो रही हो। संतोष कुमार, दर्पण, अलाउद्दीन, कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ, मौसीकार नाशाद, हिदायतकार हसन तारिक, प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्दी और कई फिल्मी सितारे कुछ दिनों के वक्फे के साथ दुनिया से रुखसत होने लगे। जो बचे थे वो ज़ईफ थे और बीमार भी। ऐसे हालात में ये फैसला किया गया कि इन जिंदा फनकारों को, जिन्होंने बिलखुसूस फिल्मी सनत से वाबस्ता हुए 25 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, एक शो के जरिए एक खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाए। शो का नाम रखा गया सिल्वर जुबली। इस शो में फिल्मी सितारों के साथ साथ राइटर्स, पोइट्स और समाजी शख्सियात को बतौर मेहमान बुलाया जाता। जब इन्हीं एक्टर्स पर फिल्माए गए पुराने गाने नए अंदाज में इन्हीं के सामने पेश किए जाते तो मज़ा दुबाला हो जाता। जैसे 50-50 में इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, ज़ेबा शहनाज, आदिल वाडिया और अशरफ खान को आगे लाया, वैसे ही सिल्वर जुबली में सज्जाद अली, वहाब खान, हुमैरा चन्ना के साथ साथ 3 बहनों को भी मुतारिफ कराया, जिनकी सिंक्रोनाइजेशन इस कदर बेमिसाल थी कि यूं महसूस होता था जैसे एक ही आवाज़ गूंज रही हो। बात हो रही है बेंजामिन सिस्टर्स की। जिया गाए तारा रा रा रम, गोरी नाचे चम चम चम। अब तक म्यूजिक कंपनियों को भी अंदाजा हो चुका था कि शोएब मंसूर जिस प्रोग्राम से वाबस्ता हों, इसके गाने लाजमन मकबूल होते हैं।
जैसे कभी झरने के गाने फरोख्त होने के नए रिकॉर्ड्स कायम करते थे, आलमगीर और मोहम्मद अली शेखी की राइवलरी बना दी गई थी। वैसे ही सिल्वर जुबली के नगमों वाले कैसेट्स भी रिलीज होते ही नापैद हो जाते। यूं पाकिस्तानी मौसीकी की मांग एक बार फिर उरूज पर पहुंच गई। पुराने फिल्मी गानों के अलावा शोएब मंसूर के क्रेडिट पर मिल्ली नगमे भी थे। सुहेल राना के साथ जुड़े तो मोहम्मद इफ्राहिम की आवाज में ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रह दिया। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। और निसार बज़मी से जुड़े तो आलमगीर और बेंजामिन सिस्टर्स को लेकर ख्याल रखना बना दिया। किसी इंडियन फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क। शोएब मंसूर was actually doing that back in the 80s. सन 1985 में इंतखाबात और जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल के बाज़ाब्ता खात्मे के बाद पाकिस्तान टेलीविजन के मिजाज में भी तब्दीली आना शुरू हुई। 1985 के अवार्ड्स तकरीब में नई हुकूमत और मैनेजमेंट ने पीटीवी में एक नए अंदाज से प्रोग्राम करने की कोशिश की, लेकिन बात बन न सकी और शो लोगों को पसंद नहीं आया और इस नाकामी का नज़ला गिरा शो के कंपेयर मोइन अख्तर पर। अपनी किताब वन मैन शो में मोइन अख्तर लिखते हैं कि इनके करियर का सबसे लो पॉइंट इन अवार्ड्स के बाद की जिंदगी थी। लोग इन्हें नाकाम समझने लगे और अवार्ड्स के खराब होने का जिम्मेदार भी। लेकिन जब 1986 में अवार्ड्स प्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट शोएब मंसूर को मिला तो उन्होंने मेजबानी के लिए एक बार फिर मोइन अख्तर का ही इंतखाब कर लिया। नहीं, जरा मौसम की खराबी भी थी और कुछ सफर की थकान थी। सुना है जो कुछ मुझे करना था वो मोइन अख्तर करके चले गए। न्यूट्रल एम्पायर्स का तजर्बा कैसा रहा? बिल्कुल फ्लॉप। हमारी आंखों में आज तक वो शिकस्त लंदन में खटक रही। और एक बार जब प्रोग्राम ऑन एयर हुआ तो लोग पिछले 5 अवार्ड्स तो क्या, अगले 20 अवार्ड्स भी भूल गए। मोइन अख्तर की एंट्री से पहले कहा गया था कि यहाँ एक ऐसे शख्स को दावत दी जाती है जिनके गले में शैतान बोलता है, और इसके बाद वो बोलता गया, चाहे वो ज़िया मोहिउद्दीन की नकल हो, न्यूट्रल एम्पायर का इंटरव्यू हो या हॉकी का शाहकार खाका। लोगों को सब कुछ आज तक याद है। 2 साल कबल टीवी 20 नामी शो में शोएब मंसूर ने एक मज़ाहिया खाका लिखा था जो मलका पुखराज और ताहिरा सैयद की मशहूर गजल की तर्ज पर था। इसके बोल थे, हाय मेरी अंगूठियां, और धुन थी, अभी तो मैं जवान होगी। हाय मेरी अंगूठियां न जाने खो गई कहां। बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास के इस खाके की गैर मामूली कामयाबी के बाद शोएब मंसूर ने 1986 के पीटीवी अवार्ड्स के लिए सोचा, क्यों ना बुशरा अंसारी से दोबारा इसी अंदाज में गाना गवा लिया जाए। इन्होंने इस धुन पर नए बोल लिखे। ये पीटीवी अवार्ड है, डिजाइन इसका ऑड है, ऊपर से ये नैरो है, नीचे से ये ब्रॉड है। लेकिन मसला था, बुशरा अंसारी इन अवार्ड्स में इस अंदाज में शरीक नहीं थी जिस तरह मोइन अख्तर थे, और वो भी गजाला कुरैशी के साथ अवार्ड्स की मेज़बानी कर रहे थे। बुशरा अंसारी ने मुस्कुराते हुए माजरत की और कहा, ये तो हम कर चुके हैं शोएब, कुछ नया लाओ। अब शोएब मंसूर परेशान थे। वो फौरन मोइन अख्तर के पास पहुंचे और कागज का टुकड़ा देकर कहा, मोइन इसे बचा लो। मोइन अख्तर वो फनकार थे, जब गाते तो अहमद रुश्दी बन जाते, अदाकारी करते तो दिलीप कुमार की झलक दिखाई देती, और जब कंपेयरिंग करते तो यूं लगता जैसे ज़िया मोहिउद्दीन स्टेज पर मौजूद हो। उन्होंने ये तहरीर ज़िया मोहिउद्दीन के मखसूस अंदाज़ बयान में पढ़कर सुनाई और यूं एक नए यादगार लम्हे ने जन्म लिया। ये पीटीवी अवार्ड है, डिजाइन इसका ऑड है, ऊपर से तो नैरो है और नीचे से ब्रॉड है। जो मिल जाए तो ठीक है और ना मिले तो फ्रॉड है। ये पूरा खाका भारतीय अदाकार और खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार ने हू बहू चेप दिया। ये जी टीवी अवार्ड है, डिजाइन इसका ऑड है, नीचे से नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है। जो मिल जाए तो ठीक है और जिसे ना मिले वो कहे ये फ्रॉड है। मोइन और शोएब मंसूर की इस जोड़ी ने आगे चलकर इमरान खान के शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए भी बहुत से शोज किए।
चाहे वो कज़ाफी स्टेडियम में रेखा विनोद खन्ना और कबीर बेदी की मौजूदगी में इवेंट हो या दुबई में एन इवनिंग विद क्रिकेट स्टार्स हो। आम इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई और 11 बरस पर मुहीत आमरीत का दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। ज़िया-उल-हक की फ़ज़ाई हादसे में हलाकत के बाद उनके दौर के डसे टीवी पर वापस आने लगे। दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी वाली महताब राशिदी इलेक्शन ट्रांसमिशन करने टीवी पर वापस आई। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फुटेज फिर से चलना शुरू हुई। अहमद फराज का कलाम पढ़ा जाने लगा, जबकि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का मशहूर गीत हम ताबा अब सैयद तगय्युर के वली हैं भी नई नस्ल ने पहली बार सुना। ऐसे में पीटीवी पर वापसी होती है असलम अजहर साहब की और उनके सामने सिर्फ एक टास्क था, एक दिहाई से कायम जमूत को तोड़ना। पीटीवी पर पहली बार ज़िया-उल-हक के इंतकाल की खबर तो गुलाम इसहाक खान ने दी थी और फिर बेनज़ीर दौर में एक ऐसा प्रोग्राम ऑन एयर हुआ जिसने ये खबर एक और बार एक अलग अंदाज में नशर की और इस प्रोग्राम का नाम था म्यूजिक 89। और ये प्रोग्राम भी प्रोड्यूस किया शोएब मंसूर ने। म्यूजिक 89 को एक म्यूजिक शो कहना सही नहीं है। ये ऑक्सफोर्ड की तालीमी याफ्ता और मगरिब की डार्लिंग बेनज़ीर भुट्टो का एक कल्चरल स्टेटमेंट था। अगर ये शो किसी जानी पहचानी जगह होता तो हंगामा होने का खतरा था। इसीलिए शोएब मंसूर ने एक ऐसी जगह को चुना जहां ना कभी कोई प्रोग्राम पहले हुआ और ना ही बाद में कभी हुआ। यह था इस्लामाबाद के पीटीवी सेंटर का एक गोदाम जिसे वक्ती तौर पर स्टूडियो बनाया हुआ था। इसे साफ कराया गया, प्रोडक्शन के लायक किया और रात की तारीकी में ऐसा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जिसकी मेज़बानी आलमी शोहरत याफ्ता पॉप स्टार्स नाजिया हसन और उनके भाई ज़ोहेब हसन ने की। इस शो में वाइटल साइंस अली अजमत की क़यादत में जुपिटर्स और कई ऐसे फनकार सामने आए जो बकौल ज़ोहेब हसन के आगे चलकर सितारे बने। पाकिस्तान के टीवी पर लेट नाइट शो, चंद माह पहले तक तो ये तसव्वुर भी नामुमकिन था। जीन्स और जैकेट्स में मलबूस नौजवानों का स्टेज पर रक्स करना, लड़के और लड़कियों का एक साथ मैक्सिकन वेव बनाना, बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू और ऐसी आज़ाद फ़िज़ा जो उस वक्त के सरकारी टेलीविज़न पर नाकाबिल तसव्वुर समझी जाती थी, उस रात हकीकत बन गई। अपनी वफ़ात से एक साल पहले एक इंटरव्यू में असलम अजहर ने म्यूजिक 89 को पीटीवी पर अपनी नुमाया कामयाबियों में से एक करार दिया, मगर दूसरी जानिब मजहबी हलकों की जानिब से हर मेंबर से इस प्रोग्राम पर सख्त तनकीद की गई। इस शो पर फतवे भी लगे, मुंतज़मीन को धमकियां भी मिली और मुखालफत का शोर भी बहुत उठा। कहते हैं दबाव में आकर इस शो की रिकॉर्डिंग पीटीवी की लाइब्रेरी से हटा दी गई। मगर शोएब मंसूर ने पीटीवी को सिर्फ सुपरहिट शोज ही नहीं दिए, लाजवाल ड्रामे भी प्रोड्यूस किए और इनमें से सबसे पहला शाहकार था अनकही। चलें आज आपको अनकही की अनसुनी कहानी भी सुनाते हैं। टीवी शोज एक तरफ, शोएब मंसूर ने ड्रामों में भी कुछ मुनफरिद किया है। इनकी सीवी पर अनकही जैसा कामयाब ड्रामा था जिसमें शहरियार मामू का किरदार करने वाले सलीम नासिर हों, मामू सुनिए तो, जब मैंने कह दिया मैं जा रहा हूं तो जा रहा हूं, अब मैं किसी के रोके से नहीं रुकूंगा। हाँ, या थूई करने वाले सिराज नामी मौसीकार कम किराएदार खालिद निजामी। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? दोहराने वाले टिम्मी का किरदार करने वाले जमशेद अंसारी हो या अमेरिका पलट मूवी जो बने थे बहरोज सब्जवारी। एक एक किरदार जैसे अंगूठी में नगीना। किसी को पता है कि बाद में इंडस टीवी के मालिक गजनफर अली उर्फ बाबा अगर भंड ना मारते तो अनकही तो लटक गया था। अनकही की कहानी शुरू होने से कुछ अरसा पहले उस वक्त के उभरते हुए अदाकार और शोएब मंसूर के जिगरी यार जावेद शेख इन्हें फिल्म मेकर रऊफ शमसी से मिलाने ले गए। शमसी साहब फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक मशहूर बिजनेसमैन भी थे। शाहरा फैसल का काशिफ सेंटर भी उस वक्त उन्हीं की मिल्कियत था। उनके क्रेडिट पर आईना, जिंदगी, बंदिश जैसी सुपरहिट फिल्में पहले से मौजूद थीं और इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी अगली फिल्म शोएब मंसूर बनाए। खैर मुलाकात हुई, शूटिंग की कुछ रैकी हुई, कास्ट फाइनल हुई, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि शोएब मंसूर का फिल्मी सफ़र शुरू होने से पहले ही
खत्म हो गया। हुआ कुछ यूं कि उस जमाने में मशहूर पीटीवी प्रोड्यूसर गजनफर अली ने दुबई के अब्दुल रहमान बखातिर के साथ मिलकर एक पाक भारत कोलैबोरेशन फिल्म बनाना शुरू की, दूसरा किनारा। इस फिल्म के लिए उन्होंने पाकिस्तान से जावेद शेख, शफी मोहम्मद और बहरोज सब्जवारी, जबकि भारत से मौसीकार और गुलकार समेत फिल्म की हीरोइन दीप्ति नेवल को कास्ट किया। हुआ कुछ यूं कि फिल्म तो बन गई मगर कभी रिलीज नहीं हुई, बल्कि उल्टे लेने के देने पड़ गए। ज़िया साहब को जब भारत के साथ कोलैबोरेशन की खबर मिली तो हंगामा हो गया। प्रोजेक्ट से मुंसलिक तमाम लोग 1 साल के लिए पीटीवी पर बैन हो गए। इसीलिए चलते हुए ड्रामे अफशा में शफी मोहम्मद की जगह कुर्बान जिलानी को उनका किरदार अदा करने के लिए आना पड़ा। टर्मिनेशन हुई गजनफर अली की और पसीने छूट गए शुएब मंसूर के, और उन्होंने फिल्मों की तरफ जाने से तौबा कर ली। पाबंदी से पहले शुएब मंसूर और जावेद शेख पीटीवी पर अजनबी नामी एक ड्रामे की प्रोडक्शन में मसरूफ थे, और जब पाबंदी खत्म हुई तो वही ड्रामा अनकही के नाम से पेश हुआ। इस ड्रामे में शकील एक सीरियस किरदार अदा कर रहे थे, जो कभी हंसता भी था मगर खिलंडरी और हंसी मजाक करने वाली बीवी की बीमारी की वजह से हंसना भूल चुका था। इधर शहनाज शेख और जावेद शेख यानी सना मुराद और फराज की लव स्टोरी चल रही थी, जिसमें शकील तैमूर के किरदार में आ जाते हैं। आखिर में इसे कुर्बानी देनी पड़ती है। कुछ इन्हीं लाइंस पर यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी भी बनाई गई थी, जिसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना के बीच फंस जाती हैं। खासकर विनोद खन्ना और श्रीदेवी के मिलने का सीन तो हूबहू सेम टू सेम है। विनोद खन्ना का किरदार अपनी बीवी का गम भुलाने के लिए चांदनी की राह देख रहा होता है, और फिर ऋषि कपूर सेहतयाब होकर वापस आ जाता है। सोचा होगा पता नहीं क्या होगा रोहित का, चिंता भी है या नहीं है? खैर, भारत में शुएब मंसूर कोई पहली दफा कॉपी नहीं हुए। अनकही की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल में जावेद शेख के साथ उनके छोटे भाई चीम भी आया करते थे। घर पर यही बच्चा बड़े भाई को सीन याद कराने में मदद देता था, और सेट पर भी। शायद शुएब मंसूर ने इन्हें तभी ताड़ लिया और ठान ली थी कि एक दिन इस चीम को सुनहरे दिन का सफीर बनाकर ही रहेंगे। अनकही 80 की दिहाई में शुएब मंसूर के क्रेडिट पर एक वाहिद तवील दौरानिये का सीरियल था। 80s में ही उन्होंने वाइटल साइंस ग्रुप को लेकर चंद किस्तों पर मुश्तमिल धुंधले रास्ते भी बनाया था, मगर वो इतना ज़्यादा हिट नहीं हो सका, और इन दोनों सीरियल्स को हसीना मोइन ने ही लिखा था। ड्रामे तो शुएब मंसूर ने 90s की दिहाई में भी 2 ही किए, लेकिन ऐसे किए जिनको लोग आज तक याद करते हैं। सुनहरे दिन और अल्फा ब्रावो चार्ली पीटीवी की तारीख के ऐसे ड्रामे हैं जिन्होंने ड्रामा साजी के मेयार को ही बदल दिया। इन दोनों ड्रामों में शुएब मंसूर ने असली फौजियों से अदाकारी कराई, और फौज में सिलेक्शन से लेकर ग्रेजुएशन तक के मराइल को इस मजे से पेश किया कि लोगों को आज भी याद है। चले पहले बात हो जाए सुनहरे दिन की। आ गया काकुल तेरे जैसा ब्लडी फूल, टीवी पर चलाने और कहलवाने का तब्बड़ सिर्फ शुएब मंसूर ही का था। इस ड्रामे को देखकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सौलत रजा का काकुलियात याद आ जाता है, जिसमें कैडेट के पीएमए में गुजरे अय्याम को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। इस ड्रामे ने पीएमए की कहानी को नौजवानों की उम्मीदों, दोस्ती, महरूमियों और जिद्दोजहद से जोड़ दिया, जिसमें एक पूरी नस्ल ने खुद को किसी न किसी किरदार में ढूंढ लिया। सलीम शेख ने एक मुलाकात में बताया कि इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान वो कोई 1.5 साल तक फौजी तहवील में रहे। 1991 में नशर होने वाले सुनहरे दिन ने अनकही के चीम की लाइफ बना दी, और साथ ही इनके 2 दोस्त फराज और गुलशेर की भी। फराज तो फौजी नहीं थे, बल्कि दुबई में एक बैंक में काम करते थे। अलबत्ता गुलशेर फौजी थे, मगर गुलशेर नहीं थे। उनका असल नाम कासिम शाह था, जो अब कर्नल रिटायर्ड कासिम शाह हैं। इन तीनों गुमनाम लड़कों को इस ड्रामे ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सलीम शेख के फिल्म इंडस्ट्री को प्यारे होने के बाद एक फौजी अब्दुल्ला महमूद काशिफ को लीड रोल में लिया, और फराज और गुलशेर के साथ वो बने अल्फा ब्रावो चार्ली। सुनहरे दिन का तारीखी सीक्वल जो 6 साल बाद नशर हुआ था। बाज़ाहिर ये फौजी जिंदगी पर मबनी ड्रामा था, मगर हकीकत में ये सुनहरे दिन का रिवर्स था। सुनहरे दिन में 3 दोस्त मुख्तलिफ दुनियाओं से उठकर एक होते हैं, जबकि यहाँ 3 दोस्त एक जगह से निकलकर दुनिया में फैल जाते हैं। इस सीरियल की शूटिंग बोस्निया में भी हुई थी, जहां गुलशेर पाक आर्मी की जानिब से खिदमात अंजाम देने जाते हैं।
90 की दिहाई के अख्ताम पर शुएब मंसूर ने पीटीवी पर एक और नया काम किया और इसका नाम था गर्ल्स एंड गाइज, पाकिस्तान की तारीख का पहला रियलिटी शो, जिसमें सिंगर और जुनून ग्रुप के सलमान अहमद को बरतानिया, वाइटल साइंस के जुनैद जमशेद को फ्रांस, अदाकार अदनान सिद्दीकी को इटली, फ़खर आलम को स्पेन, जिना से कायद के शहरियार जहांगीर को यूनान और अल्फा ब्रावो चार्ली के काशिफ अब्दुल्ला महमूद को मिस्र भेजा गया था। इस स्पॉन्सर्ड शो में इन तमाम ममालिक की सैर कराई गई और वहाँ के खानों, तौर तरीकों और रहन सहन को फिल्माया गया था। इसमें तो कोई शक नहीं कि शुएब मंसूर, लाइक ऑल ग्रेट प्रोड्यूसर्स, शुएब मंसूर लाइक्ड हंटिंग इन पेयर्स। जो लिखारी या अदाकार पसंद आ जाता बस उसके साथ लग जाते। अनवर मकसूद, मोइन अख्तर और कुछ और लोगों के साथ इनकी पार्टनरशिप्स ने क्या गुल खिलाए हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन अब ज़रा रुक जाएं और लंबा सांस लें और दिलों को थाम लें, क्योंकि अब शुरू हो रही है शुएब मंसूर की वो पार्टनरशिप जिसने सिर्फ म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, पाकिस्तान की तारीख भी बदल दी। द किंग मेकर मीट्स द वाइटल साइंस। 14 अगस्त के सिलसिले में पीटीवी पर मिल्ली नगमों का मुकाबला मुनक्कद हो रहा था। हर सेंटर से मुख्तलिफ गानों को पेश होना था और इस कंपटीशन से चंद महीने पहले शुएब मंसूर की मुलाकात हुई थी चंद टैलेंटेड मगर अननोन नौजवानों से। ये सारे लड़के दिन में कॉलेज जाते और रात में म्यूजिक बैंड बन जाते। महीना था मार्च का, साल था 1987 और मकाम था इस्लामाबाद। वाइटल साइंस और जुनून के फाउंडर मेंबर नुसरत हुसैन सुना रहे हैं ये कहानी। मैं और रोहेल बैठे हुए थे, उसके बड़े भाई आते हैं और कहते हैं कि ये बताओ तुम में बैंड में कंपोज कौन करता है। मैंने कहा मैं और रोहेल। आप दोनों ने शुएब मंसूर साहब से मिलना है। देखते हैं, चलते हैं, लेट्स सी। उन्होंने कहा यार ऐसा है कि 14 अगस्त जो अभी आने वाली है कुछ महीनों बाद, इसमें एक मिली नगमों का कॉन्टेस्ट है, आपने एक मिली नगमा बनाना है। मैंने रोहिल की तरफ देखा, मैंने कहा ठीक है सर, बना लेंगे आप। अच्छा, मैंने फ़ौरन कहा कि आपके पास लिखा हुआ है? अच्छा, शुएब साहब ने कहा नहीं, आपको पहले उसकी म्यूज़िक बनानी पड़ेगी, यानी कंपोज करना पड़ेगा उसका। कोई हमने 2 या 3 आई थिंक गालिबन हमने रिकॉर्डिंग की और हम वापस फिर शुएब साहब के पास पहुंच गए। लेकिन पहले ये तायुन कर लें, ये नगमा लिखा किसने था। अगरचे इसे 1987 में वाइटल साइंस और शुएब मंसूर ने नई धुन, जदीद मौसीकी और मुनफरिद वीडियो के साथ तैयार किया, मगर इसके शायर के खाने में मारूफ शायर निसार नासिक का नाम आता है। मुहक्किक अफसार अहमद एक मुनफरिद कहानी सुनाते हैं। इनके मुताबिक दूसरी यौम दिफा की तकरीब है, यानी 1967 में रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से बच्चों के कोरस की सूरत में इससे काफ़ी मिलते जुलते हुए बोल वाला गीत नशर हुआ था, जिसकी धुन मुख्तलिफ थी। इत्तफाक से इस प्रोग्राम में नन्हे जुनैद जमशेद अपने वालिद स्क्वाड्रन लीडर जमशेद अनवर के साथ मौजूद थे, जो प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे, और शायद तभी ये नगमा जुनैद के जहन में बैठ गया। अपनी है ज़मीं अपना आसमान, ऐसे जहां से जाना अब कहाँ, बढ़ती रहे रोशनी की हर किरण, हर दिल में रहे बस यही लगन, दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। इनके मुताबिक 1983 में निसार नासिक की बच्चों के लिए लिखे नगमों की एक किताब शाया हुई थी। इसमें भी ये गीत मौजूद है जो रेडियो पाकिस्तान के लिए लिखा गया था। लेकिन वाइटल साइंस के इस सुपर हिट मिली नगमे की म्यूजिक सेशन में मौजूद वाइटल साइंस के फाउंडर मेंबर नुसरत हुसैन कुछ और कहते हैं। जब इन्हें अफसार अहमद की बात बताई गई तो उन्होंने इसे फौरन रद्द कर दिया और कहा चूंकि पीटीवी पर प्रोड्यूसर्स गानों के बोल नहीं लिख सकते थे, इसलिए निसार नासिक जो पीटीवी के पैनल पर थे इनका नाम दिया गया। धुन और बोल दोनों शुएब साहब के ही हैं। अब जब शुएब मंसूर ही इसका चर्चा ना करें तो कोई और क्यों करे। जब अगस्त में मुकाबला हुआ तो दिल दिल पाकिस्तान ने सबके दिल और जान पर ऐसा असर किया और मुकाबला जीता कि वाइटल साइंस रातों रात मशहूर हो गए। और इसका नतीजा ये निकला कि हर आने वाला बैंड अपने एल्बम में एक मिली नगमा तो रखता ही था। अब अधेड़ उम्र के पक्के सुरों वाले गुलकारों के बजाय निस्बतन कच्चे सुरों में गाने वाले आ चुके थे। लंबे बाल, गोरा रंग, कंजी आंखें, ज़ौलक के दौर में खूबसूरत नौजवानों का उभरना,
एक अलग ही चीज़ था। ये पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक और पॉप कल्चर के नए दौर का आगाज़ था। आसान अल्फाज में मगरिबी अंदाज की जदीद मौसीकी, नौजवान चेहरों और वतन से मोहब्बत का मुनफरिद रंग, ये सब मिलकर ऐसा इम्तिजाज बने जिसने दिल दिल पाकिस्तान को एक गीत नहीं बल्कि एक एहसास बना दिया। आने वाले हर पॉप बैंड के एल्बम में किसी एक ऐसे ही नगमे का होना ज़रूरी था, क्योंकि बाकी गाने चले ना चले ये तो बजना ही है। इस मिल्ली नगमे की रिकॉर्डिंग भी इसी तरह मुनफरिद थी, जिसके पीछे शुएब मंसूर का वाकई हाथ था। ये सिर्फ मुहावरे वाला हाथ नहीं था बल्कि हकीकत भी। घूमती हुई जीप से आगे बढ़ते हुए जुनैद जमशेद को फिल्माना आसान नहीं था। पीटीवी के सीनियर कैमरामैन ने ये शॉट लेने से माजरत कर ली और हाथ खड़े कर लिए। यहाँ शुएब मंसूर ने खुद कैमरा हाथ में लिया और वो मंजर रिकॉर्ड किया, जो बाद में पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियोस की तारीख के यादगार शॉट्स में शुमार होने लगा। मालूम नहीं आपने कभी गौर किया है या नहीं, मगर पहले वाइटल साइंस और बाद में जुनैद जमशेद के सोलो गानों में भी हमेशा एक अजीब सी उदासी, तन्हाई और जुदाई का असर गालिब रहा। तुम दूर थे तो क्या हुआ, एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही, तुम्हारा और मेरा नाम जंगल में दरख्तों पर, बारिश की हर बूंद में भीगी। कई बार ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा, आंखों का कहना मान के तुम इंतजार करना, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, एक सपना, और सबसे बढ़कर तुम कहती हो मेरे खत मुझको वापस कर दो। लोग तो इस गाने को गुलजार की फिल्म इजाजत के मशहूर गाने मेरा कुछ सामान से भी बेहतर करार देते हैं। यकीन नहीं आता तो आप खुद सुनकर फैसला कर लें। मेरा वो सामान लौटा दो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उदासी और गम जेजे के अपने थे या फिर 2 दिहाइयों तक शुएब मंसूर जेजे के जरिए अपनी कहानियां सुनाते रहे? इसका जवाब तो शुएब मंसूर ही दे सकते हैं, लेकिन जितना शुएब मंसूर का मीडिया इंटरैक्शन है, इससे तो लगता है शायद ये सवाल हमेशा सवाल ही रहेगा। शुएब मंसूर ने वाइटल साइंस के 4 एल्बम्स के लगभग तमाम गीत लिखे, जुनैद के 4 सोलो एल्बम्स के गाने कंपोज किए और बोल दिए, और गिटार 93 के नाम से ऐसी वीडियोस बनाई कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ कभी देखा नहीं गया था। एक ही तरह के कपड़े पहने हुए वाइटल साइंस का गाना जब से हम हुए जवां याद है, या बगैर हीरोइन के वो कौन थी, मुल्तान से कैलाश तक पाकिस्तान की सैर हो या तारीखी मकामात की दिलकश मंजरकशी। अब तक पाकिस्तान की सैर सोहेल राना के बच्चों के प्रोग्राम में हुई थी, जिसमें तस्वीर से शहर बनाए जाते थे। इस बार तो कमाल हो गया, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये गाने अपने वक्त से बहुत आगे के थे। बारीक बीनी से देखें तो शुएब मंसूर ने हर गाने में कोई ना कोई नया तजुर्बा किया। स्लो मोशन हो या रिवर्स फिल्म बंदी, बर्फीले इलाके हों या रेगिस्तान, इनके गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते थे बल्कि देखने का भी एक अलग ही तजुर्बा होते थे। इनके काम में नई सोच, हिम्मत और तख्लीकी अंदाज साफ नजर आता था। यही वजह है कि आज जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इन जैसा अंदाज और वही असर पैदा करना आसान नहीं। ये म्यूजिक वीडियोस दूसरे प्रोड्यूसर्स को इस तरह के शोज की तरफ माइल करवाने के लिए काफ़ी थी, और इन सब के एक ही ट्रेल ब्लेजर थे। इसके बाद ही टॉप ऑफ द पॉप्स, रिदम विदिम, म्यूजिक चैनल चार्ट्स और बैटल ऑफ द बैंड्स ही सामने आए। यहाँ सदी के बदलते बदलते कुछ और भी बदल रहा था। जुनैद जमशेद और शुएब मंसूर का एहतराम, एतमाद और मोहब्बत पर कायम रिश्ता 1999 में एक नए मोड़ पर आ पहुंचा जब ये गीत रिलीज हुआ। ये सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि दोनों के फिक्री सफर में एक नुमाया तब्दीली का ऐलान था। एक ऐसा मोड़ जहां मौसीकी के साथ साथ सोच, तरजीहात और जिंदगी की सिमत भी बदलती हुई दिखाई देने लगी। शुएब मंसूर अब तक जिस रास्ते पर गामजन थे वो वाकई अलग रास्ता था, रिवायत से हटकर बेखौफ, अपनी सोच के मुताबिक फैसले करने वाला और हर बार एक नई राह तराशने वाला। चाहे वो गाने में स्कल्पचर्स बनाने हों, पुतलियों के इस्तेमाल की जानकारी हो या भुल्ले शाह के कलाम पर सूफी रक्स, शुएब मंसूर हर चीज़ को पहले खुद सीखते,
समझते और फिर अप्लाई करते। टीवी से दूर होकर शोएब मंसूर ने शॉर्ट फिल्म्स और फिल्म्स की तरफ तवज्जो मबजूल की। ये वो रास्ता था जो उन्होंने अपने लिए चुना था। लेकिन दूसरी तरफ जुनैद जमशेद की जिंदगी भी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। मजहबी शख्सियात की सोहबत ने इनके अंदर गहरा रूहानी रुझान पैदा किया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी की सिमत बदलने का फैसला किया और फिर वो उस रास्ते पर चल पड़े जिस पर इस दर्जे की मकबूलियत रखने वाला कोई पॉप गुलकार नहीं गया था और धीरे धीरे इनका दिल बदलने लगा। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। सन 2004 तक आते आते जुनैद जमशेद की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। शोएब मंसूर का पोर्ट्रेज है, बल्कि यूं कहें कि शोएब मंसूर का सास, इनकी आवाज अब इनकी नहीं रही थी। अब शोएब मंसूर कोई आम आदमी होते तो इंटरव्यू देते, तनकीद करते, लेकिन ये इनका रास्ता नहीं था। इन्होंने इस हार्ट ब्रेक को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने का फैसला किया। जुनैद ने अपने फैसले से दीनी तालीमात की जो ताबीर की थी, शोएब मंसूर ने इसका जवाब 2007 में कुछ इस तरह दिया। लेकिन दाढ़ी तो मौलाना आपने भी इतनी लंबी रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अपनी मर्जी से रखी है। दीन ने फर्ज नहीं की मुझ पे। दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। इनके नजदीक मसला इस्लाम नहीं, बल्कि इसकी महदूद और सख्त गिरफ्त ताबीर थी। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या मजहब और एतदाल साथ साथ नहीं चल सकते, और क्या वो नौजवान जो इंतहा पसंदी या गुमराही की तरफ चले जाएं, मकालमे, शऊर और दुरुस्त रहनुमाई के जरिए वापस नहीं आ सकते। फिल्म में फवाद खान ने एक ऐसे गुलकार का किरदार अदा किया जो बाद में मजहबी रास्ता इख्तियार कर लेता है। बहुत से लोगों को इस किरदार में जुनैद जमशेद की झलक नजर आई, जबकि आम तासुर यह है कि शान का किरदार खुद शोएब मंसूर के ख्यालात की नुमाइंदगी करता है। एक ऐसा भाई जो अपने दिल के टुकड़े को इंतहा पसंद सोच की तरफ जाता देखकर इसे समझाने और वापस लाने की कोशिश करता है। इब्तिदा में फवाद खान वाला किरदार गुलकार और अदाकार अली जफर करने वाले थे, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर उन्होंने ये फिल्म ना करने का फैसला किया। इस किरदार से फवाद खान का दिल तो ना बदला, जिंदगी बदल गई। फिल्म में भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भी एक अहम किरदार निभाया। इनके डायलॉग काफी पुरअसर थे, सोचने वाले। लोग हराम की कमाई जेब में डाले हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते फिर रहे होंगे, क्योंकि दाढ़ी तो अबू जहल के भी थी। एक ऐसा मुल्क जहां लोगों को अब तक फिल्मों में हीरो हीरोइंस को सिर्फ बागों और वादियों में डांस करते देखने की आदत थी, खुदा के लिए एक गैर मामूली फिल्म थी और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया में भी रिलीज होकर खूब धूमधाम मचाई, क्योंकि ये मसाइल बहुत हद तक वहाँ भी है। फिल्म में ईमान अली ने भी एक निहायत अहम किरदार अदा किया, जिनके वालिद ने इस फिल्म में इनकी जबरदस्ती शादी कर दी थी। इस फिल्म से पहले ईमान शोएब मंसूर की तख्लीक म्यूजिक वीडियो अनारकली में अपनी मौजूदगी से तवज्जो हासिल कर चुकी थी और इस फिल्म के बाद बोल में जानदार अदाकारी से खूब दाद समेटी। और सिर्फ ईमान ही नहीं, 2011 के हिट ड्रामे हमसफर ड्रामे से मशहूर होने वाले फवाद और माहिरा को भी शोएब मंसूर पहले ही डिस्कवर और लॉन्च कर चुके थे। अभी खुदा के लिए पर भी बातें होना बंद नहीं हुई थी कि शोएब मंसूर की अगली फिल्म के ट्रेलर ने एक बार फिर नई बहस छेड़ दी। जब पाकिस्तान इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की सख्त लपेट में था, शोएब मंसूर ने खवातीन और ट्रांसजेंडर्स के हुकूक कुछ ऐसे अंदाज में मांगे कि हर देखने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए। मैं अपने पीछे एक सवाल छोड़ के जाना चाहती हूँ, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? मगर शोएब मंसूर सिर्फ मजहबी एस्टैब्लिशमेंट को ही चैलेंज करके नहीं रुके। मुझे 2 आदमियों ने खराब किया है, एक को मैं छोड़ूंगी नहीं और दूसरे के साथ रहूंगी नहीं। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के नाम पे ये ज्यादती है सर, हम आपके गुलाम नहीं हैं। 2017 में जब उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म वरना का ट्रेलर रिलीज किया तो लोगों को समझ आ गया कि ये तीनों फिल्में दरअसल एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। खुदा के लिए बोल वरना। इस फिल्म का सब्जेक्ट था पाकिस्तान का एलीट कल्चर। इस फिल्म में उन्होंने जागीरदाराना निज़ाम, रेप कल्चर, अदालती निज़ाम और समाजी मुनाफकत जैसे मौज़ूआत को भी बेबाकी से पर्दा स्क्रीन पर पेश किया। अब खबरें हैं कि शोएब मंसूर की नई फिल्म आसमान बोलेगा रिलीज के लिए तैयार है। पाक फजाइया के पस मंजर में बनने वाली इस फिल्म में अदाकार इमाद इरफानी
और मॉडल और अदाकारा माया अली मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म अब तक रिलीज क्यों नहीं हुई, इसकी कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं आई, लेकिन शोबिज़ हलकों में ये बातें ज़रूर हो रही हैं कि शायद शोएब मंसूर किसी और की रिलीज का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपने ऐसे प्यारे का जिसकी आजकल इमाद इरफानी से मुशाबहत के बड़े चर्चे हैं, किसी ऐसे दोस्त की जो भाई जैसा हो। अब जरा शोएब मंसूर की चारों फिल्मों के नाम को एक साथ पढ़ें। खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। समझ तो गए होंगे आप, शोएब मंसूर ऐसे ही हैं। ऐसे ख्यालात सामने रख देते हैं कि दिमाग चकरा जाए, अकल दंग रह जाए। ऐसा ही हैरान कर देने वाला काम उन्होंने दुआए रीम में भी किया, जब उन्होंने अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म लब पे आती है दुआ की तर्ज पर एक ऐसी वीडियो प्रोड्यूस की जो हमारे सोशल नॉर्म्स पर एक बम की तरह गिरती है। एक मर्तबा शोएब मंसूर से किसी ने पूछा था कि इनके नज़दीक शोहरत क्या है। इस पर शोएब मंसूर ने एक दिलचस्प वाक़या सुनाया और उस दौर में ले गए जब वो अपना नाम बना चुके थे, मगर किफ़ायतशार इतने थे कि अपने दोस्त के साथ वेस्पा स्कूटर शेयर करते थे। वो बताते हैं कि एक दिन ऑफिस के बाद मैं घर जा रहा था, रास्ते में एक दुकान से कुछ खरीदना था, इसलिए उन्होंने स्कूटर बाहर खड़ा किया और अंदर चले गए। दुकान में एक टीवी लगा हुआ था जिस पर इत्तफाक से इन्हीं का एक प्रोग्राम नशर हो रहा था। दुकान के अंदर और बाहर लोगों का हुजूम इस प्रोग्राम को पूरी दिलचस्पी से देख रहा था। शोएब मंसूर के मुताबिक लोग अपने पसंदीदा प्रोग्राम में इस कदर मगन थे कि उन्हें किसी ने नहीं पहचाना और वो खामोशी से खरीदारी करते रहे। वापस आए, अपनी वेस्पा स्टार्ट की और घर रवाना हो गए। शोएब मंसूर के नज़दीक यही असल शोहरत है, जब लोग आपके काम को पहचाने, आपके चेहरे को नहीं। वो हमेशा इस बात पर यकीन रखते हैं कि असल कामयाबी अपने काम की पजीराई में है, ना कि अपनी शख्सियत की नुमाइश में। शायद इसी वजह से जब इन्हें MD PTV बनने की ऑफर हुई तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनके नज़दीक तख्लीकी दिमाग की मौत ही दफ्तर के काम में उलझ कर रहना होती है और वो अपने दिमाग को जंग आलूद करने से खौफजदा थे, हैं और रहेंगे। एक ज़माना था कि मीडिया इंडस्ट्री का रुख करने पर अच्छे अच्छे घरों में जंग हो जाती थी। स्कैंडल्स, अफेयर्स, ड्रग्स का सुनकर माँ बाप परेशान हो जाते थे, लेकिन शोएब मंसूर के नाम और काम ने इस मसले को काफ़ी हद तक हल कर दिया। मौजूदा दौर के एक मारूफ अदाकार और मेज़बान के घर में भी यही रिवायती बहस चली कि इनका चश्मो चिराग मीडिया में जाए या नहीं। शोएब मंसूर ने ही इस लड़के की मुश्किल आसान की। ये कोई मौके पर पहुंचकर हाथ थाम लेने वाली मदद नहीं थी, बल्कि इस बहस में इनका नाम ही काफ़ी था। इनकी मिसाल देकर इस नौजवान ने घर वालों को राम कर लिया। इनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम शोमैन था, बल्कि वक्त ने साबित किया कि वो महज एक शोमैन नहीं थे, बल्कि एक वन मैन शो थे। उन्होंने अपने काम से एक मुनफरिद मकाम बनाया जहां इनका कोई मुतबादिल नजर नहीं आता। ये भी एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि शोएब का मतलब राह दिखाने वाला और मंसूर का मतलब है जीता हुआ। 1951 में पैदा हुए शोएब अब 75 साल के हो चुके हैं और इस बात में तो कोई शक नहीं कि उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तानियों को नए रास्ते दिखाने की कोशिश की है। हाँ, वो जीते या नहीं ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। बस इतना जरूर कहेंगे, यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कैन नेवर इग्नोर हिम।